उन पर्सनैलिटीज को हम आप तक रूबरू करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया हो। मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर और प्रोग्राम में हमारे साथ वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, शबीर हुसैन शबीर, जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं और चिनाब रीजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उसका बड़ा नाम है और ये ज़िला रामबन, तहसील बानिहाल, खारकोट इलाके से इसका ताल्लुक़ है और इसी से जानने की कोशिश करेंगे कि आप पहले अपने हालात ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालें। एक्चुअली देखिए मुदस्सिर साहब, मैंने अपने हालात ज़िंदगी के बारे में जब आपने कहा तो मुझे याद आया, मैंने कई ऐसी नज़में लिखी हैं जो मैंने पैदाइश के वक़्त से भी लिखी हैं, जैसे मेरा जन्म कहाँ हुआ, किस दिन हुआ और गाँव कौन सा था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मकसद आपको बताऊँगा कि मेरा जन्म 25 दिसंबर को हुआ है और माँ का कहना है कि उस दिन ईद उल अज़हा, मतलब दूसरे दिन, जिस दिन मैं पैदा हुआ दूसरे दिन ईद उल अज़हा का दिन था। अच्छा। तो इसी गांव खैरकूट में इस वक्त जहाँ पर हम हैं, ये तो मैंने अब यहाँ नया मकान बनाया है, पहले हम नीचे गांव में रहते थे, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ है खैरकूट में, ये नौगाम पंचायत में है, बानिहाल तहसील में। तो इब्तदाई तालीम मिडिल स्कूल नौगाम, जो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ बिल्कुल 300-400 मीटर की दूरी पर है, और जो पुराना हाईवे था हमारा जम्मू सिंध कौमी शहर, उसके बरलब एक स्कूल है, मिडिल स्कूल नौगाम, आज वो हाई स्कूल है। तो उस स्कूल से मैंने तालीम हासिल की है। सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं की है, बल्कि मैं कहता हूँ कि जो कौमी शहर के बरलब होने की वजह से मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो शायरी का शौक कब पैदा हुआ आपको? ये शायरी का शौक बस मिडिल स्कूल नौगाम में मैं ज़ैर तालीम था और यहाँ हमारे एक उस्ताद थे चरील बानिहाल के, शबीर अहमद मीर साहब जी। तो वो मतलब उस दिन हमें उर्दू की एक नज़म, मैं 8th में पढ़ता था, एक नज़म थी जोश मले आबादी की, पेशगोई जी। तो पेशगोई में, क्योंकि शायरी फितरत जोश को कहा जाता है, तो फितरत के साथ मुझे भी वालिहाना इश्क है और आज भी है और फितरत पे मैं लिखता हूँ। तो जब उन्होंने वो नज़म पढ़ाई तो एक अलग किस्म की एक एक्साइटमेंट हुई मुझे, और मैं भी अपने गाँव के इस नाले के करीब जाकर गया और शाम को, और मैंने लिखना शुरू किया। अब मुझे इस वक्त पता नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या लिखा, लेकिन लिखते 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 एक ऐसा ये दौर चलता रहा और मैंने लिखना नहीं छोड़ा। शायरी, उसके बाद फिर नसर भी, उसके बाद तनकीद भी, और उसके बाद सफ़रनामे भी। तो ये लिखने के साथ जुड़ा हूँ, कश्मीरी भी और उर्दू भी। कश्मीरी अदब और उर्दू अदब में आपने दोनों में जो है वो लिखा है? हाँ, उर्दू भी और कश्मीरी भी। अच्छा। तो किस शायर से आप मुतासर हुए? जैसे कि अल्लामा इकबाल हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, तो किस से आप ज़्यादा मुतासर हुए? उर्दू में तो मैं मुतासर हूँ गालिब से, उसके बाद फैज़ अहमद फैज़, जोश से। ये 3 बड़े नाम हैं जो उर्दू के हवाले से सबसे पहले नंबर पे गालिब और फैज़ और जोश। सर, अब आपने बहुत काम किया कश्मीरी में, और ये जो कश्मीरी लैंग्वेज हैं अब घरों में कम बोली जाती हैं, तो काफ़ी इसमें जो है दूर हो रही है आज की न्यू जनरेशन। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज से 4 साल कबल रियासती कौंसिल बराए तालीमी तहकीक व तरबियत के सूबाई दफ्तर श्रीनगर में, वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई और वहाँ मुझे शोबाए ज़ुबान में ही जो है मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई। और शोबाए ज़ुबान में भी मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं वहाँ मादरी ज़बानों के हवाले से ही काम करता हूँ, उर्दू और दीगर मादरी ज़बानें, उर्दू और दीगर मादरी ज़बानें, जैसे कश्मीरी है, उर्दू है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, शिना है, इन ज़बानों के हवाले से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ 4 साल से। और नई तालीमी पॉलिसी भी इन ज़बानों के हवाले से बहुत ही फ़िक्रमंद है, हसास है, और इन ज़बानों की तरक्की व तरोीज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं। मतलब हम 3 किस्म के वहाँ प्रोग्राम करते हैं। सुनिए, क्योंकि ये तालीमी तहकीक व तरबियत का इदारा है, यानी वहाँ हम तहकीक भी करते हैं, तालीमी तहकीक, तरबियत भी देते हैं टीचर्स को, लेक्चरर्स को, मास्टर्स को, HOIs को, और हम मटीरियल भी बनाते हैं, मवाद भी बनाते हैं, उर्दू के हवाले से भी और मादरी ज़बानों के हवाले से भी।
क्या कि किस तरह इन जबान मादरी जबान पे थोड़ा सा मदर जो टंग है। हाँ देखिए, मादरी जबान के हवाले से सबसे बड़ी जो जबान हमारी जम्मू कश्मीर में है तो मादरी जबान की वो कश्मीरी है, और कश्मीरी सबसे बड़ी जबान जो है पूरे जम्मू कश्मीर में 2011 की इसके सेंसस के मुताबिक, मर्दमशुमारी के मुताबिक जबानों के हवाले से जो डाटा है वो यूं है कि 56% लोग जो जम्मू कश्मीर में हैं वो कश्मीरी बोलने वाले हैं, लेकिन वो लद्दाख के समेत था। अगर हम इस वक्त लद्दाख को अलग करेंगे, अलग हो गया फिर 2019 में, तो मुझे लगता है ये 56% से 60 तक पहुंचा होगा। चिनाब रीजन के जो कश्मीरी कल्चर पे आप थोड़ी सी बात। चिनाब रीजन पे देखिए, चिनाब जहां तक वादी चिनाब का ताल्लुक है, जरा ये आपने बड़ा अहम क्वेश्चन वैसे यहाँ पर जो उसकी तरफ तवज्जो दी। वादी चिनाब की तरफ जब हम देखते हैं, यहाँ 80% लोग कश्मीरी और कश्मीरी जबान की बोलियां बोलते हैं, जिसमें से मेरी तहकीक के मुताबिक, हालांकि गवर्नमेंट की तहकीक के मुताबिक 52% लोग चिनाब वैली में कश्मीरी हैं, और उसके बाद फिर 52 के बाद फिर दूसरी बोलियों में मतलब खा पोगली। अब हम इसको दो गिनते हैं, हाँ हालांकि ये तो है एक ही, लेकिन हम इसको हम खा बोली और पोगली कहते हैं। रामबनी है, सराजी है, कश्तवाड़ी है, भद्रवाही नहीं, भद्रवाही की बात, उसकी भी बात थोड़ा बाद में करूंगा। तो ये और शिन्ना के एक छोटा सा गांव है जो शिन्ना जबान बोलते हैं यहाँ चंद्रकोट में, कुनफर में। तो मेरी तहकीक ये कहती है कि 40% लोग चिनाब वैली में शुद्ध कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, जिनका शुद्ध लहजा मराजी लहजा है, चाहे वो वानाल का हो, चाहे वो फिर गूल का हो, चाहे फिर वो कश्तवाड़ भद्रवा का हो, ये शुद्ध कश्मीरी 40। और 40% जो दीगर हैं वो कश्मीरी जबान के ही डायलेक्टर्स जो हैं, इनकी जो बोलियां हैं, रामबनी है, खाबोली है, पोगली है, कश्तवाड़ी है और सराजी है, ये 40 हो गए 80%। के जो हमारे सामने इस वक्त है वादी जो चिनाब, इसमें आपने क्या क्या जो है आपने मेंशन किया, ये जो है वादी चिनाब, और किन किन को इसमें कोट किया, चाहे वो समाजी हो। वादी चिनाब एक हिस्ट्री भी है, ये जियोग्राफिया भी है, ये पॉलिटी भी है, ये इकोनॉमी भी है, ये फ्लोरा एंड फाना भी इसमें है, ये यहाँ का सियाहती मकामात भी है, ये यहाँ की अदबी तारीख भी है, ये यहाँ का कल्चरल हिस्ट्री। इसमें किन किन इलाकों को आपने इसमें? वादी चिनाब जो पूरी वादी चिनाब है, जिसमें वादी चिनाब में 3.5 अजला आते हैं, कश्तवाड़, डोडा, रामबन एंड हाफ रियासत के बारे में भी इसमें बात हुई है ना, कि जम्मू कश्मीर जब महाराजा गुलाब सिंह के वक्त में जो फाउंडर है इस जम्मू कश्मीर का, जिसने इन सब छोटे छोटे राजवाड़े ताबी थे ना, उनको इकट्ठे करके एक रियासत की तश्कील दी ना उसने, तो पहले तो उसी वही पर बात हुई है। इस किताब में पहली बात वही है कि जम्मू कश्मीर की बुनियाद किस तरह पड़ी। उसके बाद फिर मैं चिनाब वैली की बात करता हूँ, यहाँ के फलों की बात करता हूँ, यहाँ की फसलों की बात करता हूँ, यहाँ की फ्लोरा एंड फाना की बात करता हूँ, यहाँ की अदबी तारीख क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का फोकलोर क्या है, लोक अदब तो यहाँ का फोकलोर क्या है, और यहाँ का सियासी मंजरनामा क्या है, यहाँ का इक्तिसादी मंजरनामा क्या है। इसमें मैंने कोई, मुझे नहीं लगता है कि मैंने अब ये मेरी कोशिश है। थोड़ा वर्बली बताए कि क्या क्या आपने उनके इलाकों को टच किया इसमें अपने। देखिए, इसका जो पहला हिस्सा है ना जो आपके सामने है जी, ये पहला हिस्सा है रामबन और जिला रियासी का धर्माड़ी और मोहर सब डिवीजन जी। धर्माड़ी और मोहर सब डिवीजन ही क्यों, अब आप क्वेश्चन करेंगे वो क्यों, क्योंकि धर्माड़ी और मोहर सब डिवीजन जो है ना, वो ऐसे दो सब डिवीजन है जहां कश्मीरी स्पीकिंग लोगों की मतलब वो अक्सरियत है, अक्सर ज्यादा है। कम से कम इस किताब के मुताबिक, वहाँ जो रिसर्च के मुताबिक 65% यानी 65% लोग जो वहां पर है वो कश्मीरी स्पीकिंग है, और 30% लोग वहाँ गोजरी स्पीकिंग लोग हैं, और 5% लोग वहाँ एक डायलेक्ट बोला जाता है, सब डायलेक्ट है वो खाशा नहीं खश, जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई बोलते हैं। जिस तरह आप यहाँ जाइए ना, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक इलाका है, संगलदान एरिया में जो पड़ता है नीचे, जहाँ से ट्रेन जाती है, उसका नाम इंद वगैरह जो है, इंद या टंगर में, वहाँ पर भी जो हमारे हिंदू भाई हैं वो खश बोलते हैं। लेकिन वहाँ के जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो तो उनको वो दोनों बोलते हैं, कश्मीरी भी बोलते हैं, खश भी बोलते हैं, और इवन की जो खश वाले हैं वो डोगरी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। मतलब चिनाब वैली एक ऐसा खिता है ना, यहाँ ज़बानों के हवाले से जब हम बात करते हैं, बोलियों के हिसाब से जब बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में सबसे जरखेज खिता जो ज़बानों और बोलियों के हवाले से है वो वादी चिनाब है। आप देखिए ना, यहाँ देखिए बानहाल की
چھوڑیے آپ پوری وادی چناب ना बाना की बात آپ بانہال پہ آئیے. دیکھیے جب ہم بانہال ٹاؤن سے ادھر آتے ہیں نوگام زبن تک وادی سنگلاب تک پیور کشمیری خطہ ہے. اچھا آپ ڈولی گام جائیے, ڈولی گام تک آپ کو کشمیری ملیں گے. آپ اوپر جائیے نا تھوڑا پھامبڑ نالا میں جائے تو گجر سپیکنگ ہے. آپ تھوڑا پھاگو میں جائے وہاں کھابولی بھی بولی جاتی ہے. آپ نیل جائے, نیل میں 40% میری تحقیق کے مطابق جو ہے وہ شدھ کشمیری لوگ ہیں, اور 40% لوگ جو وہاں پر ہے یا 50% لوگ وہ جو ہیں وہاں پر کھابولی بولنے والے لوگ ہیں, اور 10% گوجری سپیکنگ ہے. آپ پھر پوگل پرستان جائیے. اچھا آپ پھر سنگل دان جائیے, آپ بٹوت جائیے. بٹوت میں تو آپ جب آپ سناسر کی طرف رخ کریں گے تو وہاں آپ کو گدھی بولنے والے لوگ ملیں گے. اچھا جب آپ بٹوت میں آئیں گے, بٹوت میں آپ کو کشمیری بھی ملے گا, بٹوت میں آپ کو پنجابی بھی ملے گا, شدھ پنجابی بولنے والے بھی ہیں. وہاں کی سکھ برادری کے لوگ پہاڑی بولتے ہیں, پنجابی بھی بولتے ہیں پہاڑی. جو آج کی جنریشن کی بات کریں گے تو وہ کم اس ادب میں آتے ہیں, اور جو پرانے لوگ زیادہ انہوں نے ادب پہ کام کیا, اور ان کے لیے جو آنا چاہتے ہیں, جو لکھنا چاہتے ہیں کسی ادب کے لیے, چاہے کشمیری ہو یا اردو زبان میں, تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہو گے آپ؟ دیکھیے ایک بات ہے مدثر صاحب, آپ نے بڑی یہ والا کوشچن بھی آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا. دیکھیے آج اے آئی کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آج سائنس کا دور ہے. آج ہر ایک جو والدین جو ہے نا وہ بچوں کو سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں, سبھی لوگ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کہاں سے ہے نا, ارنے کہاں سے زیادہ ہو. لیکن ادب کا جہاں تک تعلق ہے, ادب بہت پہلے سے ہی باریکی سے اس میں جو ہے سماج, دیکھیے نا ادب ہمیں ویلیو سکھاتا ہے. کس ادب ہمیں, دیکھیے پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہوگا, دولت بھی بہت ہوگی, لیکن ادب ہمیں یہ سکھاتا ہے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, کس طرح اپنے جذبات جو ہیں آپ نے دکھانے ہیں, لوگوں کے جذباتوں کی قدر کرنی ہے. اب ایک دیکھو یہاں کچھ سارے تو شاعر نہیں بنیں گے, سارے ادیب, جب سارے لوگ ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو سارے ادیب کہاں سے بنیں گے؟ لیکن ادب پڑھنے والے سب ہیں. کچھ ایسے بھی ادیب ہیں جو اچھے ڈاکٹر ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ اس کا شمار اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے 10 بہترین بچوں کے ڈاکٹروں میں ہوتا ہے. ڈاکٹر شوکت شفا صاحب میں مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پر, ہمارے اننت ناگ کے ہیں. میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں, بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں, لیکن بہت ہی قابل شاعر بھی ہیں, کشمیری میں لکھتے ہیں. اور ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ کلام غالب کا, اردو کلام کا, اس نے منظوم کشمیری ترجمہ کیا ہے, اور ایسا ترجمہ آج تک کسی نے نہیں کیا. میں وثوق سے کہتا ہوں اس آپ کے چینل کی وساطت سے. تو اب سارے ڈاکٹر تو شاعر نہیں ہیں, لیکن شفا صاحب ہے, یا میرے ایک اور دوست ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, وہ طنز و مزاح کے بہت ہی بہترین شاعر ہیں. شہدا حسین شہدا صاحب زبردست شاعر, وہ طنز و مزاح میں اپنا, میں کہتا ہوں کہ کمال کی شاعری کرتے ہیں. وہ یہ 2 ڈاکٹر ہیں میرے, جو میرے دوست بھی ہیں, میرے ساتھ شاعری بھی کرتے ہیں. لیکن سارے ڈاکٹر تو شاعر نہیں ہیں, لیکن ادب پڑھنے والے تو سبھی ہیں نا, کیونکہ ادب جو ہے ہمیں یہ جذبات کے قریب لیتا ہے, ہمیں یہ ویلیوز کے قریب لیتا ہے, دوسروں کی دکھ درد سمجھنے میں یہ ہمیں مدد دیتا ہے نا. اور شاعری بڑی گہری چیز ہے, یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا, یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھنا بہت بڑی مشکل بات ہے. ابھی میں آپ کو یہاں مینشن ضرور کرنا چاہوں گا, 2 دن پہلے ہمارا ایک مشاعرہ یہاں پر ہو رہا تھا بانہال میں, جموں کشمیر پولیس کی طرف سے. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسا پروگرام کیا. وہاں پر جب میں آرڈیننس کو دیکھ رہا تھا تو بالکل شاعری ان کی سمجھ سے, مطلب وہ سمجھ سے نہیں, داد تبھی وہ دیں گے جب ان کی سمجھیں گے, جب شاعری سمجھ سے ہی بالا تر ہو تو پھر داد کیسے ملے گی. اس لیے شاعری سمجھنا ہی پہلے بہت بڑی بات ہے, پھر شاعری کرنا دوسری بات ہے, ادب لکھنا دوسری بات ہے. تو اسی لیے جو ادب, ہاں جو ادیب ہیں, جو شاعر ہیں, آپ کی وساطت سے میں ایک اور بات کہنا ضرور چاہوں گا, کیونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے یہ. میں تمام شعراء سے, تمام ادبی تنظیم, یہ جو شاعری کی جو ادبی تنظیمیں چلانے والے ہیں, ان سے بھی میں یہاں پر میں مودبانہ ایک ان سے اپیل رہے گی میری کہ جو جینون پوائٹ ہیں, جو جینون شاعر ہیں, ان کو ہی مشاعروں میں لائیے, ان کو ہی سامنے لائیے. جو شاعر بیچارہ ہے ہی نہیں, اس کو ہم پیش کریں گے یہ شاعر ہے, اس سے زبان کا نقصان ہوتا ہے, اس سے ادب کا نقصان ہوتا ہے, اس سے علاقے کی بدنامی ہوتی ہے. جو جینون پوائٹ ہے اس کو آپ ضرور اس کی سراہنا کیجیے. جو شاعر نہیں ہے اس کی سراہنا نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ سیکھے,
किसी प्लेटफॉर्म पे सीखे, सीख कर आए अच्छी, जब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको बोल रहा हो तो वो एक पुख्ताकार शायर होना चाहिए। वो हम कश्मीरी में कहते हैं कि अड़गुड़, वो अड़गुड़ नहीं होना चाहिए। तो आगे इन फ्यूचर कितना इसमें आप रिसर्च करोगे? देखिए, रिसर्च मुझे भूख की तरह है, जिस तरह भूख लगती है ना इंसान को, फिर वो खाना खाता है कितने मजे से खाता है फिर वो। तो रिसर्च के लिए मैं हमेशा ना ताक में रहता हूँ कि कब रिसर्च का प्रोजेक्ट मुझे मिले, कब मेरे प्रोजेक्ट मिले या ना मिले। ये वाली तो इसका तो मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं, ये तो मैंने जाती तौर से रिसर्च की है ना। ये 500 पेज का ये है, 500 पेज का इसका दूसरा वॉल्यूम आ रहा है डोडा एंड कश्तवाड़ का। अब उसमें अब आप कहेंगे सर आप वो क्यों नहीं आ रही है अभी वो किताब? देखिए, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकली। मैं अभी वाड़वन, मड़वा और दक्षिण नहीं गया हूँ, अच्छा। और बलेसा नहीं गया हूँ। जब तक मैं इन 4 इलाकों में खुद जाऊंगा, वहां के लोगों से बात करूंगा, वहां की जमीनी सूरत हाल को देखूंगा, वहां कितने कश्मीरी हैं, कितने गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं, कितने दीगर लोग हैं, वहां की तारीखी इमारत कौन सी हैं, कौन सी वहां तारीखी चश्मे हैं, कौन सी नदी नाले हैं, क्या फ्लोरा एंड फाना है, क्या सियासी मत, तब तक मैं बात नहीं करता। जब तक मैं वहां जाऊं, मुझे और 2 साल लगे, लेकिन मेरी तहकीक जो है उस पर कोई आंच निकल आनी चाहिए। तो तहकीक जो है ये मेरा मैदान है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और